बताइए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, अर्ज क्या कर रहा हूं? अर्ज नहीं कर रहे हैं साहब, आप भड़का रहे हैं। इसे अर्ज करना नहीं कहते हैं। आने वाले वक्त में जब जमीनें हड़प ली जाएंगी, सोच लिया आपने खुद से, सपना देख लिया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपने कि कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए आने वाले वक्त में। क्या उस सपने का आधार है? कोई नहीं जानता है। भाई आपको बताऊं कि कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर रखा है लोगों ने। अरे तो जो कब्जा कर रखा है जाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, अदालत में केस कर दीजिए। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी है, जाकर केस करिए ना, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा है, करिए अदालत में। हो रहे हैं राकेश भाई, लेकिन आपको बात पता है इस मुल्क में कानूनी प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उसको नतीजा आते आते एक लंबा वक्त लग जाता है। सब विवादित हो जाएगा, सारी वक्त की प्रॉपर्टी आ गए अब आप लाइन पर मुसलमानों के पास। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, अब आप लाइन पर आ गए, और लाइन भाई ये है कि कोर्ट में चला गया मामला तो मानेंगे नहीं, हम सड़क पर ही रहेंगे, कोर्ट सुनवाई करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। नहीं, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन सबसे ऊपर कार्यपालिका है। तो अभी क्यों कहा? न्यायपालिका से ऊपर जो है हमारा संसद है। तो संसद से तो पास हो गया। नहीं, फिर तो संसद से पास हो गया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, संसद से तो पास हो गया, पूरी मेजोरिटी के साथ पास हुआ, राष्ट्रपति ने बाकायदा हस्ताक्षर कर दिया, गैजेट भी जारी हो गया। मेजोरिटी के साथ इसको एबॉलिश किया जाएगा राकेश भाई। अरे तो जब किया जाएगा तब किया जाएगा, आने तो दीजिए पहले मेजोरिटी, आने तो दीजिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहले मेजोरिटी। लोगों को जगा के रखेंगे कि आपको इसका ठीक, मतलब एक लाइन की बात है, मतलब एक लाइन की बात है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई दिखावा है, असल लड़ाई सड़क पर है, असल लड़ाई सड़क पर। ये जो तारीखें मैं बता रहा हूं ना स्क्रीन पर जो चल रही हैं कि 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 जून, असल लड़ाई ये है, कोर्ट वाला सिर्फ दिखावा है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपके मन में जो बातें आपने कही है, रुक जाइए, तोहिन सिन्हा एक बात साफ है जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने कही कि भाई ये कानूनी लड़ाई दिखावा है, इनके हिसाब से ये सड़क पर जो चल रहा है वही असली लड़ाई है, और मकसद ये है कि एक एंटी मोदी मुस्लिम मोर्चा बनाकर रखा जाए। नमस्ते राकेश जी, देखिए ओवैसी जैसे लोगों के जमीन के नीचे से पैर खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है पैर के नीचे से, और इसीलिए ये आए दिन जो है बरगलाते लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज चिंता की बात यह है कि एक इसी प्रकार के जिहादी मानसिकता, जिहादी प्रवृत्ति वाले लोगों की एक नेटवर्क खड़ी हो गई है, और उस नेटवर्क में कौन कौन है? हफीजुल अंसारी, झारखंड के मंत्री जो है बयान देते हैं कि शरिया और संविधान की तुलना अगर करें तो शरिया उनके लिए ऊपर है। बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी की बात आप सुन चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं, जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है ममता बनर्जी के, कि ममता सीएमओ के ऑफिस से कॉल आया कि बहुत खुश है प्रोटेस्टर्स को देखकर। उसी प्रकार कबीर खान जो एक्स कॉर्पोरेटर है कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में, कहते हैं कि हर जगह 8-10 लोगों को मारा जाना चाहिए था। अब सबसे पहले तो आप ये एआईएम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछिए कि क्या वो हफीजुल अंसारी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो कबीर खान के बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क बन रहा है तो इसके पीछे ममता बनर्जी और राहुल गांधी जो है वो छुपे हुए बड़े खिलाड़ी हैं। और ओवैसी जो है, ओवैसी तो मतलब वो कोई खर्चीला खिला है, वो पैसे ही जो है वो उसको कोई काम धाम है नहीं। ओवैसी जी जो है वो हर बात को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े दिमाग इसमें है वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के हैं। और जब तक ये एक्सपोज नहीं होते हैं, इस देश को जो है इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा इनको। एक बार बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हैं, अजहरी जी की जगह, कोई उनके साथ नेटवर्क में दिक्कत है। अब मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। याचिका तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी दाखिल की है कोर्ट में। यहां तो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो बड़ी लंबी चलती है, असल लड़ाई तो ये सड़क पर है जो चल रही है, और असल लड़ाई का मकसद है अगले चुनाव तक माहौल बना के रखा जाए और मोदी को एंटी मुस्लिम साबित किया जाए। आप भी बारी पर बोलिएगा राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, तो इसलिए बीच में नहीं। बोलिए नाहिद जी।
नहीं पांडे जी, मैं आपकी बात सुन रही थी, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, आपने कहा। ठीक बात है, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, जब सख्त आदेश देने की बात कही माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो माननीय मोदी जी के नुमाइंदे ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा कि सख्त आदेश ना दीजिए, हम ये आपको आश्वस्त करते हैं, हम न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तुरंत माननीय न्यायालय ने इसको रिकॉर्ड में ले लिया। रिकॉर्ड में लेने का मतलब कि अब ये बिल लागू नहीं होगा फिलहाल। अब जब ये बात है तो क्यों, अगर विरोध से आपत्ति है, जैसा बीजेपी बार बार बोल रही विरोध से आपत्ति है, तो बीजेपी जब मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी क्यों बार बार कह रही कि हम मुस्लिमों के घर जाएंगे और कानून के फायदे उठाएंगे। रोज अखबारों में आ रहे, देखिए आज भी अखबार में आया कि मुसलमानों के घरों में जाएंगे और हम वक्फ के कानून के फायदे बताएंगे। क्या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को? जब मामला विचाराधीन है तो बीजेपी क्यों उस पर बात कर रही है? या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को कि मीडिया के माध्यम से छपते रहे, या फिर बीजेपी है इस प्रयास में कि मुसलमानों को उकसाएं, ज्यादा उकसाएं तो विरोध हो। तो आप ये समझिए। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, अरे भाई लोकतंत्र में सबको आजादी है विरोध करने की। 90% प्लस पीडीए समाज, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन शुरू दिन से इस बिल के खिलाफ थी और शुरू दिन से बता रहे थे कि बिल नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बिल को लेकर आए, तो जाहिर सी बात है इस बिल का विरोध होगा। अभी मैं सुन रही थी, आप दिखा रहे थे कि अमित शाह जी बता रहे थे कि स्थापना दिवस की अपनी बात कर रहे थे। अरे स्थापना दिवस तो 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में हुआ ही था बीजेपी का। जब क्यों हुआ था? क्योंकि पिछड़े दलित आदिवासियों के विरोध में हुआ था बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल को, कि पिछड़े दलित समाज के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। कह रहे थे शाह जी के राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम मंदिर उन्होंने बनाया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहती हूँ कि संज्ञान ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चलिए ना, अभी आप बहुत दूर तक चली गई नाहिद जी, आप बहुत दूर तक चली गई। मैडम मैं दो बातें कहता हूँ, मैडम मैं दो बातें कहता हूँ। अरे आपने दिखाया। हाँ सुनिए, मैंने 2 मिनट आपको सुनाना, अब एक क्रॉस क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। अब सुनिए मैडम, 2 बातें। एक तो मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं, कानून पर किसी तरीके की रोक नहीं है, पहला फैक्ट चेक। दूसरा फैक्ट चेक आपको बताता हूं, केंद्र सरकार की ओर से, सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि हमें 7 दिन का जवाब दाखिल करने के लिए समय दीजिए। हम ये आश्वस्त करते हैं कि तब तक वक्फ बाई यूजर के प्रावधान, कोई स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे और बोर्ड में किसी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होगी। इन दोनों स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और कोई आदेश दिया नहीं। और 5वां नहीं, तो कानून पर रोक नहीं है इन 2 प्रावधानों को छोड़कर। तो गलत बातें देश के सामने नहीं नाई जी, थोड़ी सी तैयारी के साथ। मैं बस इस चीज को दुरुस्त करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जब मामला विचाराधीन और फिलहाल इस पे रोक लगाई गई है। नहीं, रोक नहीं लगी है ना, यही तो बात है कि नाहिद जी रोक नहीं लगी है ना, रोक नहीं लगी है। ये 2-3 बातों को छोड़कर कोई रोक नहीं लगी है, यही बात नाहिद जी आपको समझा रहा हूं मैं। तो कोई गफलत में ना रहे कि रोक लगी है इन 2-3 बातों को छोड़कर। प्राइमा फेसिया तो माननीय सुप्रीम, अब आप मान लीजिए प्राइमा फेसिया तो कोई कुछ भी मान सकता है। आपका अपना नैरेटिव होगा, तुहिन सिन्हा का अपना नैरेटिव होगा, राजीव रियाज का अपना नैरेटिव होगा, नाजिया का अपना होगा, यहाँ पर जो बैठा सब अपना नैरेटिव लेकर चले आए। चलिए आप बोल लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। और क्या ये फैक्ट गलत है नाजिया? आपको जब बोलने नहीं देना, नहीं बोलने देना है। मैंने 2-2.5 मिनट मैडम आपको बोलने दिया, लेकिन गलत बातें देश के सामने नहीं। नाजिया, क्या मैंने गलत बात कही? तो आप राकेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, वंदे मातरम, संविधान की जय। नाजिया 10 सेकंड, नाहिद जी बताइए, 30 सेकंड में बताइए मैंने क्या गलत बोला। भारत रखने से मतलब ये नहीं कि आप देश हित की बात कर रहे हैं। अरे तो बताइए ना, क्या गलत कहा? मैं आपको चैलेंज देता हूँ। व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं नाहिद जी, भारत रखने से आप भारत हित की बात नहीं कर रहे, देश हित की बात। तो समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी आप समाजवादी नहीं हो गई। सुनिए नाहिद जी, समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी समाजवाद के सिद्धांतों पर आप चल लेंगे, ये कोई कहीं स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख दिया गया। तो हमारे चैनल के नाम पर मत जाइए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं आपको बीजेपी का बात करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। बीजेपी नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं और मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आपको जितना समय हो लीजिए, और मैंने क्या गलत कहा उसको साबित करिए देश के सामने। आपका समय अब शुरू होता है, चलिए बोलिए। अरे मैंने आप मुझे मिसकोट करें, मैंने तो कहा फिलहाल रोके, लेकिन फिर भी कानून पर रोक नहीं है मैडम।
आपने बार बार मिसकोट किया, क्यों मिसकोट कर रहे हैं? आप गलत बोल रही है, कानून पर रोक नहीं है। दो तीन बातों को छोड़कर जो सरकार का नुमाइंदा है, मोदी जी का नुमाइंदा, जो बैसाखी की सरकार चल रही है, उनके नुमाइंदे नहीं समझ पा रहे हैं इस कानून को, वो नहीं समझा पाए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस कानून में। अरे उससे बीजेपी का क्या नाम है? बीजेपी का नाम है बड़का जहन्नुमी पार्टी, बीजेपी। तभी रोज जहन्नुम की बातें करते हैं, इनको मालूम है सबको जहन्नुम जाना है। बीजेपी के लोगों को मालूम है कि हमें जहन्नुम जाना है। और समाजवादी क्या है? समाजवादी स्वर्ग वाली पार्टी है, स्वर्ग बनाने वाली पार्टी, सपा स्वर्ग वाली पार्टी है। हम लोग सब स्वर्ग बना हुआ है देश को, प्रदेश को। अब रुकिए मैडम, देखिए 1 मिनट मैंने आपको समय दिया मैडम, 1 मिनट समय दिया आप, मैंने क्या गलत बोला ये आप साबित नहीं कर पाई। अब चलिए नाजिया, जो बातें इन्होंने कही हैं, पता नहीं जहन्नुम कौन जाएगा, पता नहीं ये नाहिद जी सर्टिफिकेट देने लगी, कौन स्वर्ग में कौन नरक में जाएगा। अरे वो बीजेपी। राकेश जी इनको चुप कर रही है प्लीज, दूसरे भी बोलेंगे, सिर्फ समाजवादी थोड़ी बोलेगा, नमाजवादी पार्टी थोड़ी बोलेगा। राकेश जी ऐसा है कि वक्त एक बहाना है। नाजिया को थोड़ा सुनिए जी। राकेश जी ऐसा है, वक्फ एक बहाना है, गजवाए हिंद असदुद्दीन अवैसी को करवाना है, मासूम मुसलमान बच्चों को आतंकी बनवाना है, वक्फ की मलाई खुद खाना है और 71 फिरकों का हक कटवाना है। मेन यही बात है। अब यहाँ पर जो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका की बात हो रही है, 2 मुद्दों पर मना किया गया है, एक डिनोटिफाइड करने के लिए और दूसरा किसी को अपॉइंट करने के लिए। पर ये सेम बात हमारे लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह जी भाई ने कह दिया था कि इस किसी को अपॉइंट करना या डिनोटिफाइड करना, ये दोनों प्रोसेस में कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा। अगर इन दोनों चीजों को अप्रूवल 5 मई को सर्वोच्च न्यायपालिका दे भी देता है कि आप अपॉइंट कर दीजिए या डिनोटिफाइड कर दीजिए, तो भी ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। और देखिए आश्चर्यचकित बात है राकेश जी कि जो लोग वक्फ बोर्ड की कमेटी में हिंदुओं को रखना नहीं चाहते, उनके पास 2 मुसलमान अच्छे वकील नहीं मिले, हिंदू वकीलों के ही कंधे पर सारा बागडोर दे दिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका से मेरे लिए लड़ो और हिंदुओं के खिलाफ लड़ो। अब आती है तीसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो इस्लामिक मजलिस हुई है, वो नारे तकबीर के नारे पर हुई है। मुझे याद आ गया राकेश जी कि नारे तकबीर का नारा तब लगा था जब इमाम हसन हुसैन का गला काटा गया था, जंगे करबला में मुसलमानों ने काटा था और नारे तकबीर के नारे पर काटा था। और असदुद्दीन अवैसी जो कासिम रिजवी की रजाकारी पार्टी चला रहा है, दिसंबर 1946 में कायम हुई, वो क्या कर रहा है, 71 फिरकों का इस्लामिक हक और 71 फिरकों का संवैधानिक हक काटने के पीछे लगा हुआ है। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, क्या ये मेरे को बता सकती हैं कि वक्फ आल औलाद ये समझती है, वक्फ बाय यूजर ये समझती है, वक्फ कितने तरीके का होता है जो कुरान में मेंशन नहीं है पर शरिया में मेंशन है, क्या ये एक्सप्लेन कर सकती है? वक्फ आल औलाद बताइए। चलिए नहीं नाजिया रुक जाइए। आपने नाहिद को पॉइंट करके सवाल पूछा, मैं सैयद जवाद पर जाना चाह रहा था। नाहिद जी समय दे रहा हूं मैं, अरे समय दे रहा हूं। सैयद जवाद थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए भाई, आ रहा हूं। नाहिद जी बोलिए। नहीं वक्फ भाई इनसे कहिए, अपने जो तथाकथित लोगों को आप बैठाते हैं, इस तरह के लोगों को, इनसे कहा करे कुछ पढ़ कर आया करे। बताइए, हम लोग से पूछ रहे कि हम बता दें, हम इनको सिखाएं। अरे तो आप बैठिए ना, मुझे अरे वक्फ वाला संपत्ति, मुझे तो पूरा संविधान अरे नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। कैसे जाहिल लोगों को आपने बैठा दिया है, कैसे जाहिल लोगों को बैठा दिया है। अब मैं बता रही हूँ, देखिए बोलने नहीं दे रही। अच्छा रुकिए नाजिया 30 सेकंड उनको दीजिए बोलने के लिए। नाजिया 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। बोलने नहीं दे। अरे नहीं नाहिद जी, मैं बीच में आया ना, आप बोलिए, आपका समय बोलिए। देखिए वक्फ अलल, शुक्रिया। देखिए वक्फ अलल औलाद ये होता है कि जब कोई संपत्ति जो वाकिफ होता है वो अपनी संपत्ति वक्फ अलल औलाद इसलिए करता है कि जनरेशन टू जनरेशन वो संपत्ति बेच नहीं सकते, वो संपत्ति से वो रेंट पे चला सकते, वो उसमें रह सकते उस संपत्ति में, या संपत्ति को रेंट पे उठा सकते, उसको बेच नहीं सकते। ये होता है वक्फ अलल औलाद। और रही बात मसाजिद की या कब्रिस्तान की, मसाजिद की अगर आप बात समझ लें, जितनी भी मसाजिद हैं ये ऑटोमेटिकली वक्फ में शामिल हो जाती है, इनको वक्फ में वक्फ करना नहीं पड़ता। जितनी भी मसाजिद है वो सारी वक्फ में शामिल हो जाती है। कब्रिस्तान क्या है, कब्रिस्तान वंस अ ग्रेवयार्ड इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड। ये मेरी रूलिंग नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अब ये क्यों बीच में बड़बड़ बोल रही है? क्या प्रॉब्लम है? मुंह में कोई बीमारी हो गई? नहीं प्लीज, या ये जाए डॉक्टर के पास, अगर
अरे नाहिद जी, ऐसी बात थोड़ी नहीं ठीक लगती है। आप दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करिए, ऐसे अच्छा थोड़ी नहीं लगता है देश के सामने। प्लीज 20 सेकंड और लीजिए, 20 सेकंड और लीजिए नाहिद जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लीज नाजिया रुक जाइए, चलिए 20 सेकंड और मैं आपको देता हूं, बोलिए नाहिद। नहीं, दूसरा मैं बता रही हूं, कब्रिस्तान की बात बता रही हूं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वंस अ ग्रेवयार्ड इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड। अब आप बताइए कि जो बात बीजेपी कर रही है कि गरीबों को इससे मदद दिलाएंगे, तो आपको ये बता दूं, वक्फ की संपत्ति तमाम ऐसी है, जो यतीम खाना, यही मैं लखनऊ में बैठी हूं, पास में अमीनाबाद है, वहां पर यतीम खाना है, तमाम एजुकेशनल सेंटर्स खुले हैं, चाहे आप करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज ले लीजिए, तालीम का निस्वा ले लीजिए, सुन्नी डिग्री कॉलेज ले लीजिए, शिया डिग्री कॉलेज, ये लखनऊ की मैं अपने आसपास घर की बात अभी मैं दोबारा आऊंगा नाहिद जी, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा, तो यही नाजिया से सुनवा दूंगा कि कितने मुसलमान इससे पीड़ित हैं और कितनों की संख्या में मुसलमानों ने केस करके रखा हुआ इस वक्फ के खिलाफ। अब सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूँ, और पीड़ित हैं। हाँ तो ठीक है ना, वो भी फैक्ट सामने लाते हैं ना। रुक जाइए, अब मत कह दीजिएगा कि वो मुसलमान नहीं और परिभाषा से बाहर कर दिया। अब रुक जाइए नाहिद, कैसे पीड़ित है? ठीक है नाहिद जी रुक जाइए, ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे, कोई थोड़े नहीं तय करेंगे। मर्डर का कानून बना हुआ है, ठीक है रुक जाइए, रुकिए। अब सैयद जवाद कल एक हैदराबाद में जलसा था, और जलसा था कि वक्फ के विरोध में एक मीटिंग कर रहे हैं साहब। मीटिंग थी, ठीक थी, अपनी तकरीरें होनी थी, वो भी ठीक थी, लेकिन उसमें CAA से बात शुरू हुई, हिजाब छीना जा रहा है उसकी बातचीत आ गई, उसमें CAA की बातचीत आ गई, उसमें धर्मांतरण विरोधी कानून की बातचीत आ गई, UCC का डर दिखा दिया गया। तो क्या वक्फ के मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो CAA पर नहीं हुआ, जो धर्मांतरण कानून पर नहीं हुआ, जो ट्रिपल तलाक में नहीं हो पाया, वो वक्फ के नाम पर देश में हो जाए? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। मैं तो बारहार खुले तौर पर बोलता हूँ कि देश में यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ के दलितों के खिलाफ, यहाँ के OBC समुदाय के खिलाफ जो है, वो अब इस देश में इंसाफ उस तरीके से नहीं होता जैसे और तरीके से होता है। इस देश में नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड OBC। मुझे इतनी बात अपनी कहनी, और मैं कुछ लोगों के साथ राकेश भाई डिबेट करना किसी टेलीविजन पर पसंद नहीं करता हूँ, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग अगर डिबेट में बैठते हैं तो कृपया करके अपनी बात रखिए ना मेरे भाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। एक मुसलमान का नाम बताइए ना जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला, उसके साथ अन्याय हो गया। एक मुसलमान का नाम बताइए, इतना ज्ञान आपने देना शुरू कर दिया। एक मुसलमान का नाम बताइए, अब फिर अब ये बात थोड़ी नहीं ठीक लगती है। जिन लोगों को मैं आपके वक्ताओं से निवेदन करता हूं, तो जिससे आपको नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आपको इस पैनल पर किसी एक इंसान से दिक्कत है, मत उससे बातचीत करिए। सैयद जवाद को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, रुकिए। अरे रुकिए ना, सैयद जवाद को मेरे साथ स्क्रीन पर लाइए। सिर्फ सैयद जवाद, फैज खान और मुझे स्क्रीन पर रखिए। रुक जाइए, अरे सैयद जवाद, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, रुक जाइए, सुनिए। अब सैयद जवाद, फैज खान और मुझे स्क्रीन पर रखिए। इन 3 लोगों को स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद सुनिए ना, ये चौक चौराहों की बातचीत मत किया करिए, सवाल पर आइए। मैंने सिर्फ मैं इज्जतदार, तो सब यहाँ पर इज्जतदार बैठे हैं, बिना इज्जत वाला यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। तो किसकी क्या इज्जत है ये सैयद जवाद आप परिभाषा मत क्या करिए। फिलहाल सिर्फ 3 लोग स्क्रीन पर हैं। सैयद जवाद आप स्क्रीन पर हैं, मैं स्क्रीन पर हूं, और फैज खान स्क्रीन पर हैं। सिर्फ ये 3 लोग स्क्रीन पर रहेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मुसलमान का नाम लीजिए जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला। आपको चैलेंज देता हूं, एक मुसलमान का नाम लीजिए। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में लोग हलफनामा दे करके आए थे, वो मस्जिद कैसे उड़ गई? मुसलमान का नाम लीजिए जिसको जस्टिस नहीं मिला। सैयद जवाद, बाबरी पर मत जाइए, अभी उसका भी न्याय हुआ है देश की सबसे बड़ी अदालत में। तो एक मुसलमान का नाम लीजिए जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला। तोड़ा जाना, स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना मेरे भाई। सैयद जवाद, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि आगे क्या करना है। आप नहीं तय करेंगे कहीं बैठकर। दूसरा एग्जांपल नहीं, मुसलमान का नाम लीजिए। आपने सैयद जवाद कहा था। सैयद जवाद, मैं बातों को बहुत पकड़ता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं। आपने कहा इस देश में मुस्लिम OBC को नो जस्टिस सिस्टम है। एक मुसलमान OBC का नाम लीजिए जिसको जस्टिस नहीं मिला और देश की अदालत में वो गया। वी आर आस्किंग फॉर द जस्टिस। एक मुसलमान, एक OBC का नाम लीजिए सैयद जवाद जिसको इस देश में अदालत में जाने के बाद जस्टिस नहीं मिला। अरे जस्ट होल्ड डाउन, मैं बोल रहा हूँ राकेश, जस्ट होल्ड डाउन। मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि इस देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट